Hello, everyone. आज से हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन। इससे पहले तुम लोग अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें बेसिक कंसेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें थी, उसके बारे में पढ़ाई की। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, सारी चीजों पे डिस्कस हुआ। तो आज के क्लास में हम अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर ले रहे हैं, वो है हाइड्रोजन। बहुत ही सिंपल आसान चैप्टर है और ये बहुत ही आराम से तैयार कर सकते हो। तो हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन होती है, उसके अलावा हाइड्रोजन को किस तरह से बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सारी चीजें आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज हाइड्रोजन। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कशन होगा कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है। तो चैप्टर का नाम हाइड्रोजन है। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की क्या पोजीशन है, कहाँ रखा गया है, क्यों रखा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो पहले उसके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हाइड्रोजन को किस तरह से बनाते हैं, प्रकृति में किस तरह से मिलती है और क्या इनके उपयोग हैं, ये सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति, हाइड्रोजन को 4 धातुओं के साथ फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, जिसको मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्त सारणी थी उसे फर्स्ट ए ग्रुप नाम दिया गया था। और हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला मेंबर है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो ये पहला मेंबर है। उसके बाद दूसरा होता है हीलियम, जिसको कि 0 ग्रुप में रखा गया है, उसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। उसके बाद जो हाइड्रोजन के साथ जो तत्व रखे गए हैं वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो हाइड्रोजन को इनके साथ रखने में सिर्फ कुछ सिमिलरिटीज हैं इनकी, हाइड्रोजन की इन सब एलिमेंट से, जिनको कि हम क्षारीय धातु कहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इस डिसिमिलरिटी भी है। फर्स्ट 17 ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनको रखा गया है। तो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज काफी कुछ इन एलिमेंट से भी मिलती है 17 को। तो इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं है, इसको फर्स्ट ए या 1 ग्रुप में भी रखा जा सकता है और इसको 17 ग्रुप में भी रखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ फ्लोरीन 9 एटॉमिक नंबर है और इसका सिर्फ 1 है, 1 के बाद इधर एलिमेंट मिलते हैं या हीलियम का मिलता है, तो इसको इसलिए एक आर्ट डायग्राम में हम दिखाएंगे जिसमें इस तरह से टेबल में बना करके दिखाया गया कि हाइड्रोजन को बीच में रखा गया है ताकि ये 7th ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप से सिमिलरिटी शो करे। लेकिन पीरियोडिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, दीर्घाकार आवर्त सारणी, उसमें देखते हो कि हाइड्रोजन को इनके साथ रखा गया है। तो जस्टिफिकेशन दोनों के लिए है, कुछ प्रॉपर्टीज इनकी इन तत्वों से भी मिलती है हाइड्रोजन की, और कुछ प्रॉपर्टी इन तत्वों से भी मिलती है। अब यहाँ यही सारी चीजें देखो लिख करके बताई हुई हैं
कि इसका पहला मेंबर है ये, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो पहला मेंबर है पीरियोडिक टेबल का। उसके बाद हीलियम, उसके बाद तीसरा मेंबर कौन सा है, लिथियम है। उसके बाद के तत्व दूसरे ग्रुप में रखे गए हैं, फिर सोडियम आता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन किनके साथ है, क्षारीय धातुओं के साथ। तो ये इसकी आवर्त सारणी में स्थिति है। इस जगह पे आवर्त सारणी में क्यों रखा गया है, हाइड्रोजन और हेलोजन के परमाणु, हेलोजन के साथ भी रखा जा सकता था, इसके साथ भी रखा जा सकता था, तो इन्हीं के साथ क्यों रखा गया है, तो इसी बारे में कुछ फैक्ट है यहाँ पे जिसपे हम डिस्कस करेंगे। जब पोजीशन बतानी होती है तो ये बताने से ही काम नहीं चलता कि उसको कहाँ रखा गया है, हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, लेकिन रीजन देना होता है। जब लिखोगे, आंसर लिखोगे क्वेश्चन का, या विवेचना जैसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना करो, तो उसमें सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि उसको पहले तो बताओ कि किस ग्रुप में रखा गया है, यानी फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है, क्यों रखा गया है, और क्यों क्षारीय धातुओं के साथ रखा गया है, क्यों हेलोजन के साथ नहीं रखा गया। ये सारी चीजें हमको प्रूफ के साथ बतानी होती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। अब इसके साथ जो तत्व रखे गए हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s1, यानी बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह सोडियम में भी शेल तो बढ़ गई, लेकिन जो लास्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, यानी 1s1 इसमें है, तो 1s1 लिथियम में भी इलेक्ट्रॉन है, 3s1 सोडियम में भी है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्योंकि इनका समान है, इसलिए क्षार धातुओं के साथ इनको रखा गया है। दूसरी वजह क्या हो सकती है, कोश में s इलेक्ट्रॉन है, वही चीज जो बताया। उसके बाद संयोजकता, हाइड्रोजन और क्षार धातु में एक संयोजक तत्व है, क्योंकि इसके बाहरी कोश में हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो अंदर का भी है बाहर का भी है, एक इलेक्ट्रॉन। इनके भी बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इन सबकी संयोजकता एक है। तो ये एक समानता हो गई जिसकी वजह से इनको एक साथ रखा गया है। उसके बाद ऑक्सीकरण अवस्था, हाइड्रोजन और क्षार धातुओं, हाइड्रोजन और क्षार धातु उनके यौगिकों में, हाइड्रोजन की और क्षार धातुओं की उनके यौगिकों में +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। उसके अलावा क्यों +1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रवृत्ति होती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देते हैं, तो जो आयन बनता है Na+, Li+, इसी तरह H+, इस तरह के आयन बनते हैं, और इस प्रवृत्ति के कारण धन विद्युतीय लक्षण भी शो करते हैं। हाइड्रोजन भी प्लस आयन बनाता है, लिथियम भी प्लस आयन, और सोडियम भी। तो ये क्या होते हैं, जो प्लस आयन बनाते हैं वो धन विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। अपचायक होते हैं, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और अगला जो तत्व होता है वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपचयित हो जाता है। तो हाइड्रोजन भी यही करता है, और बाकी की जो क्षार धातुएं हैं वो भी अपचायक है। इसके अलावा इनमें क्या समानता है, ना कोई कुछ पूछ रहा है? उसके बाद आ जाओ अपचायक गुण, ठीक है। अधातु, अधातु कौन से तत्व होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, या अधातु है, इनके साथ सेम तरह के ऑक्साइड बनाते हैं हाइड्रोजन, और जो फर्स्ट ए के दूसरे एलिमेंट है वो, जैसे कि हाइड्रोजन का ऑक्साइड है वाटर H2O, H2S सल्फाइड बनाता है, और क्लोराइड हाइड्रोजन इस तरह का क्लोराइड बनाता है। उसी तरह जो इसमें और तत्व है, सोडियम, लिथियम, वो भी Na2O बनाते हैं, Na2S बनाते हैं सेम। तो ये भी एक गुण है जो दोनों का मिलता है, दोनों का नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन और जो और दूसरे क्षार धातु हैं सबका गुण मिलता है, क्योंकि और दूसरे तत्व जो हैं जैसे पोटेशियम है वो भी इसी तरह का यौगिक बनाता है, K2S, K2O, इस तरह का। तो इस तरह से अधातुओं से सहयोग का जो गुण है ये भी हाइड्रोजन का क्षार धातुओं से मिलता है, इसलिए इसको इनके साथ रखा गया है।
दूसरा यौगिकों के गुण। तो यौगिकों का जैसे HCl के साथ, क्लोराइड के साथ इसका यौगिक है HCl हाइड्रोजन का, तो ये जलीय विलयन में H+ और Cl- आयन देता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे NaCl सोडियम का एक लवण है और जलीय माध्यम में Na+ और Cl- आयन देता है सेम। तो ये एक प्रॉपर्टी मिलती है। उसके अलावा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोजन गैस कैथोड पे मुक्त होती है। कैथोड पे क्या होता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं, दो हाइड्रोजन के आयन इलेक्ट्रॉन लेके H2O बना लेते हैं। ठीक उसी तरीके से जब गलित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराया जाएगा तो ये भी सोडियम आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम धातु कैथोड पे ही मुक्त हो जाता है। तो इस तरह से ये भी प्रॉपर्टीज की हाइड्रोजन की सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम सबसे मिलती है, जिस कारण इनको एक साथ रखा गया है। तो हाइड्रोजन और क्षार धातु के ये कुछ प्रॉपर्टीज देखा तुम लोगों ने जो बिल्कुल सेम है। तो इसका रीजन दे सकते हैं कि इतनी सेम प्रॉपर्टी होने की वजह से ही हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा गया है। उसके बाद जब दूसरा क्वेश्चन होता है कि इनको रखा जा सकता है किसके साथ, हैलोजेंस के साथ भी। अभी जैसा दिखाया था कि हैलोजेंस 17 ग्रुप के हैलोजेंस के साथ भी रखा जाता है, ये रखा जा सकता है, बल्कि कहा बीच में रख दी गई है इसको पोजीशन, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप से समानता रखता है। एक तरफ फर्स्ट ए की क्षार धातुओं से, दूसरी तरफ 17 ग्रुप की हैलोजन से। क्या समानता है इनका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा कि अभी देखा यहाँ पे दिखाया था, क्या होता है 1s1, और फ्लोरीन का क्या होता है 1s, पहला तत्व फ्लोरीन है 1s2 2s2 2p, क्या होता है 1s1 2s1 2p6 3s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों नहीं दिया हुआ है? 2 7 होता है, जैसे कि फ्लोरीन है पहला मेंबर हैलोजन का, तो 2 7 को 2s2 2p6 3 में 2p5 होता है ना। 1s2, उसके बाद 2 दूसरे में 2s2 2p5, और इसमें क्या होता है कि चूंकि अक्रिय गैस की स्थायी संरचना प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है अगर, तो हीलियम के बराबर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने पे उसकी कक्षा स्थायी होती है। और हैलोजन में क्या होता है 2 7, यानी एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो इसकी भी क्या प्रवृत्ति होती है कि एक इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले ले तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और अगले तत्व के बराबर, अगला जो अक्रिय तत्व होगा उसके बराबर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। जैसा कि नियॉन, बुक में देखना नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और फ्लोरीन का होता है 2 7। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो 2 8 नियॉन के बराबर हो जाता है। लेकिन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो इससे भी कक्षा स्थायी हो जाती है, क्योंकि पहली कक्षा में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखा जाए तो ये हैलोजन से भी समानता रखता है। दूसरी क्या समानता है? अधात्विक प्रतिकृति। हाइड्रोजन भी अधातु है, हैलोजन भी अधातु होते हैं सारे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब क्या है अधातु है। जबकि हाइड्रोजन को जहां रखा गया है फर्स्ट ग्रुप में, उसमें बाकी के सारे तत्व धातु होते हैं। भौतिक अवस्था, फ्लोरीन और क्लोरीन के तरह हाइड्रोजन भी गैस है। उसके अलावा जिस तरह से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन
इस तरह से Cl2 Br2 इस तरह के द्विपरमाणु अणु बनाती है, उसी तरह हाइड्रोजन भी द्विपरमाणु अणु बनाती है। तो ये सारे गुण क्या हैं, ये हैलोजन से मिल रहे हैं हाइड्रोजन के। उसके अलावा सहसंयोजकता, जिस तरह से क्लोरीन ब्रोमीन ये एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं, ठीक उसी तरह हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो इस तरह से दोनों में ही सहसंयोजकता होती है। तो ये भी गुण मिलता है हाइड्रोजन का हैलोजन से, जिस कारण इसको 17 ग्रुप में रखा जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था जैसे कि -1 होती है इन यौगिकों में क्लोरीन की, उसी तरह हाइड्रोजन की NaHCH2 इस टाइप के यौगिकों में -1 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था दोनों ही होती है +1। जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, और जब ये ग्रहण करता है एक इलेक्ट्रॉन तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। तो सोडियम कैल्शियम इन धातुओं के साथ जब ये हाइड्राइड बनाता है तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 होती है। तो यहाँ भी एक सिमिलरिटी हो गई कि इनकी भी ऑक्सीकरण अवस्था क्लोरीन ब्रोमीन की -1 है और हाइड्रोजन की भी। आयनन विभव हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा होता है इन सब तत्वों के मुकाबले में। इस तरह से हैलोजन का आयनन विभव ज्यादा होता है, उसी तरह हाइड्रोजन का भी आयनन विभव ज्यादा होता है, जबकि क्षारीय धातुओं का आयनन विभव ज्यादा नहीं होता। ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति, जिस तरह से हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जिस तरह से हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हैलाइड आयन बनाते हैं, उसी तरह हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्राइड आयन बनाता है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी मिलती है हैलोजन से, जिसकी वजह से इसको 7th ग्रुप में रखा गया है। दूसरे, धातुओं और अधातुओं से यौगिक बनाने की प्रक्रिया, जिस तरह से हैलोजन कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम क्लोराइड बनाता है, उसी तरह हाइड्रोजन भी कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। उसी तरह से अधातु क्या है? फास्फोरस। हैलोजन PCl3 बनाता है, तो दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन है वो फास्फोरस के साथ फॉस्फेट बनाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत से गुणों में समानता रखता है हाइड्रोजन हैलोजन तत्वों से। उसके बाद यौगिकों की प्रकृति। अब गलित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करने पर क्लोरीन एनोड पर मुक्त होती है। जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो क्लोराइड आयन बनते हैं सॉल्यूशन में। विद्युत अपघटन होने पे ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्लोराइड क्लोरीन गैस में एनोड पे मिलती है। इसी तरह हाइड्रोजन भी गलित कैल्शियम हाइड्राइड का विद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्राइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और एनोड पे मुक्त होते हैं। तो क्लोरीन और हाइड्रोजन का ये एक जैसा व्यवहार उनकी ऋण विद्युतीय प्रकृति को दर्शाता है। उसके अलावा क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजन और हैलोजन विद्युत संयोजक यौगिक बनाते हैं, जैसे NaH और NaCl। उसी तरह से अधातुओं के साथ जिस तरह से हैलोजन तत्व बनाते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन भी बनाते हैं। जैसे ये CH4 हाइड्रोजन के साथ बन रहा है, CCl4 हैलोजन के साथ। NH3 हाइड्रोजन और अमोनिया का यौगिक, तो अमोनिया और क्लोरीन का यौगिक NaCl3 होता है। PH3 होता है फास्फोरस के साथ। इसी तरह PH3 जैसे बनाता है हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ, उसी तरह हैलोजन भी PCl3 बनाता है। तो ये सारी समानताएं हैं जिसके वजह से ये कहा जाता है कि हाइड्रोजन को हैलोजन्स के साथ भी रखा जा सकता है। इसी तरह क्लोरीन हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन विस्थापित करके क्लोरीन जुड़ जाती है, और ये रिएक्शन रिवर्स भी होता है कि हाइड्रोजन इसको हटा करके फिर से वही बना लेता है CH4। तो ये बहुत सारी समानताएं देखा जिसके कारण हाइड्रोजन को हैलोजन्स के साथ भी 17 ग्रुप में आवर्त सारणी में रखा गया। तो ये क्या है, इस तरह से जब आता है क्वेश्चन कि हाइड्रोजन की आवर्त सारणी में विवेचन ना करो
तो इसी तरीके से विवेचना की जाती है। अब हाइड्रोजन के विशेष लक्षण। हाइड्रोजन परमाणु का बाह्य कोश अभी बताया 1s1 यानी आधा भरा होता है। इस वजह से ये स्थायी भी होता है, क्योंकि ये नियम पढ़ चुके हो कि किसी भी कक्षक में या तो वो पूरी भरी हो तब स्थायी होती है या आधी भरी हो। तो हाइड्रोजन क्योंकि मैक्सिमम इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक है तो ये स्थायी भी होता है। अब ये धन आयन और ऋण आयन दोनों बनाने की प्रवृत्ति रखती है। एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगी हाइड्रोजन तो धन आयन बनाएगी, हाइड्रोजन आयन कहलाता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है हाइड्रोजन तो ये हाइड्राइड आयन बनाता है। जबकि धातुएं केवल धन आयन बनाती। तो यहाँ सिमिलरिटी से अब डिसिमिलरिटी पे आ गए। पहले ग्रुप में धातु सोडियम जो है ये क्या करेगी, सिर्फ धन आयन बनाती है, ऋण आयन नहीं बनाती। जबकि क्लोराइड जो है ये सिर्फ ऋण आयन बनाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो जाते हैं। यहाँ पे ये डिफर कर रही है किससे, क्षारीय धातुओं से, और यहाँ हैलोजन से भी डिफर कर रही है कि सिर्फ ये ऋण आयन ही नहीं बनाती है। हाइड्राइड आयन की त्रिज्या क्लोराइड आयन की त्रिज्या से बड़ी है। उसके अलावा हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O M4 टेरिक है, यानी बल्कि उदासीन है। जबकि क्षार धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं और हैलोजन के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो यहाँ ये दोनों से थोड़ी थोड़ी असमानता भी रखता है। हाइड्रोजन के यौगिकों के गुण हैलोजनों और क्षार धातुओं के यौगिकों के गुणों से भिन्न होते हैं। हाइड्रोजन के विशेष लक्षणों को देखते हुए हाइड्रोजन को आवर्त सारणी में पृथक और निश्चित स्थान मिलना आवश्यक है। तो कुछ आवर्त सारणी में इस तरह से दिखाया है कि हाइड्रोजन को ऊपर दिखाया हुआ है और ये डॉटेड लाइन से जोड़ दिया है ताकि ये, जिससे ये लगता है कि ये इन दोनों ग्रुपों के बीच का तत्व है। तो ये तो थी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति। उसके बाद आ जाते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं, जिन एक ही यौगिकों के परमाणु क्रम, एक ही किसी तत्व के एक ही परमाणु के किसी तत्व के विभिन्न परमाणुओं के परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न होते हैं, उनको कहते हैं आइसोटोप्स या समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1s1, 1s2 और 1s3। तो ये तो प्रोटियम कहलाता है, सिंपल हाइड्रोजन है। 1s2 ये ड्यूटेरियम कहलाता है, इसको D से भी प्रेजेंट करते हैं। और तीसरा समस्थानिक है 1s3। तीनों का देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, यानी एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है लेकिन एटॉमिक वेट डिफरेंट है। और तीसरे समस्थानिक को क्या कहते हैं, ट्राइटियम। इसको T से भी प्रदर्शित करते हैं, 1s3 लिखते हैं या T। इनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। प्रोटियम में सिर्फ एक, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूक्लियस में एक इलेक्ट्रॉन। ड्यूटेरियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होंगे, एक न्यूट्रॉन इसमें ज्यादा है, इसलिए इसका एटॉमिक वेट जो होता है वो 2 होता है। और तीसरा क्या है, इसमें प्रोटॉन 2 होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। तो ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 क्या है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है। अब ये हाइड्रोजन समस्थानिकों के प्रमुख लक्षण देख सकते हो। अभी बता दिया कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये द्रव्यमान संख्या है तीनों की, 1 2 3 होती है। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 1 1 तीनों में होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या खाली डिफर करती है, इलेक्ट्रॉनों की सेम होती है। परमाणु द्रव्यमान में थोड़ा अंतर ज्यादा होता है। इसका होता है परमाणु द्रव्यमान ड्यूटेरियम का, क्योंकि न्यूट्रॉन भी इसमें दोनों में होता है तो इनका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा हो जाता है। और जब सैंपल मिलता है हाइड्रोजन का तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोटियम होती है 99.98%, 0.0156% तक ड्यूटेरियम होती है
और ट्राइटियम बहुत ही कम मात्रा में होती है। और ट्राइटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। इसका जब विघटन होता है तो ये हीलियम में बदल जाता है और साथ में ये पॉजिट्रॉन मुक्त करता है। प्रकृति में ट्राइटियम अति अल्प मात्रा में पाई जाती है, इसे कृत्रिम विधियों द्वारा न्यूक्लियर रिएक्टर में बनाया जाता है। ड्यूटीरियम के दो एटम के बीच रिएक्शन होता है तो ये ट्राइटियम बनता है और साथ में हाइड्रोजन भी बनती है। उसके बाद आ जाते हैं हम हाइड्रोजन के बारे में कि प्रकृति में ये किस तरह से मिलती है। प्रकृति में फ्री स्टेट में वायुमंडल में मुक्त हाइड्रोजन बहुत ही कम मात्रा में होती है, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होती है, तुरंत रिएक्शन करके कोई ना कोई यौगिक बना लेती है। संयुक्त अवस्था में सबसे ज्यादा कहाँ मिलती है? जल के साथ H2O, इसमें 75% जल, पृथ्वी का 75% भाग जल से भरा है। जल बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में भी आर्द्रता के रूप में उपस्थित होता है, तो इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ मिलती है? जल में मिलती है। उसके अलावा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इस सब में भी हाइड्रोजन होती है। जंतु और वनस्पति द्रव ये हाइड्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं। उसके अलावा प्राकृतिक गैस में इस तरह से इन सब के साथ ये संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन होती है। कार्बनिक पदार्थों में भी कई तरह के कार्बनिक पदार्थों में हाइड्रोजन उपस्थित होती है। हाइड्रोजन और कार्बन जो होते हैं मुख्यतः कार्बन और हाइड्रोजन के ही यौगिक होते हैं। तो कार्बनिक पदार्थों में लगभग सभी कार्बनिक पदार्थों में हाइड्रोजन उपस्थित होती है। अब ये क्या है? हाइड्रोजन के विरचन की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, किस तरह से बनाते हैं। सबसे अच्छा सिंपल मेथड है जल के विद्युत अपघटन द्वारा। तो जब जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो कैथोड पे हाइड्रोजन मुक्त होती है। इस तरह से विद्युत अपघटन करने पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हमें मिलती है। तो कैथोड पे हाइड्रोजन मिलती है और एनोड पे ऑक्सीजन मिल जाती है जल का विद्युत अपघटन करने पे। दूसरी विधि क्या है? जल की क्रियाशील धातुओं से रिएक्शन कराते हैं। जल की क्रिया सोडियम, पोटेशियम, इस तरह की धातुओं से कराते हैं तो ये क्षार बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसको पढ़ सकते हो जो कुछ दिया है। और उसके बाद इसकी दूसरे तरीका बनाने का, पहली बात तो ये सोडियम धातु से रिएक्शन कराया तो हाइड्रोजन बनी। उसके अलावा मैग्नीशियम धातु का रिएक्शन जल वाष्प से कराते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन मुक्त होती है। इसी तरह आयरन का रिएक्शन, हालांकि यहाँ पे बहुत तेज गर्म करना पड़ता है आयरन के साथ जल वाष्प को। जल वाष्प तो होगी तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा ही, तो रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और साथ में फेरिक ऑक्साइड बनता है। औद्योगिक निर्माण किस तरह से करते हैं हाइड्रोजन का? जल वाष्प की श्वेत तप्त कार्बन से क्रिया कराते हैं। कार्बन का रिएक्शन तप्त वाष्प यानी बहुत तेज गर्म स्टीम बनाई जाती है। रक्त तप्त कार्बन पर जल वाष्प की क्रिया कराने पे साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण मिलता है, जिसको कि भाप अंगार गैस भी कहते हैं। तो हाइड्रोजन इसमें अलग कर लिया जाता है। भाप अंगार गैस में जल मिलाकर मिश्रण को 50 डिग्री पर ये उत्प्रेरक यूज करते हैं और इतने टेम्परेचर पे गर्म करते हैं। ये तुम्हारी यहाँ पे मिली है भाप अंगार गैस, और इसको जल के साथ रिएक्शन कराते हैं 450 से 500 डिग्री पे, तो हाइड्रोजन हमें मिलती है। उसके अलावा निकेल की उपस्थिति में जल वाष्प की क्रिया गैसोलीन से कराते हैं। गैसोलीन क्या है? हाइड्रोकार्बन्स का मिश्रण होता है। तो
तो इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें हाइड्रोजन मिलती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। उसके अलावा क्रियाशील धातुओं पे अम्ल की क्रिया से, अब जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो हाइड्रोजन बनेगी। आयरन की क्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है। उसके बाद आ जाओ एल्युमिनियम और जिंक पर कास्टिक सोडा विलयन की क्रिया द्वारा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एल्युमिनियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन की क्रिया कराते हैं तो विलयन है तो वाटर हो गई उसमें। एल्युमिनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन होता है तो सोडियम एल्यूमिनेट बनता है जो जल में डिसॉल्व रहता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। उसी तरह जिंक की सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया होती है तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन मिलती है। कैल्शियम कार्बाइड पे जल की क्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वाटर। इस तरह से ये सारे रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन सामने है, इस तरह से बनते हैं। प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस किस तरह से बनाते हैं? प्रयोगशाला में हाइड्रोजन गैस वुल्फ बोतल या किप्स एपरेटस में दानेदार जिंक धातु पर तनु सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया से बनाते हैं। किप्स एपरेटस लैब में देख सकते हो जब प्रैक्टिकल करने आओगे तो उसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड डाल करके रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन बनती है। उसके अलावा वुल्फ बोतल ये है, इसमें कराया जाता है, बनाया जाता है। अब आ जाते हैं हाइड्रोजन का शोधन किस तरह से करते हैं। इसको देख करके नोट कर सकते हो किस तरह से शोधन करते हैं। अब आ जाओ हाइड्रोजन के गुण। हाइड्रोजन का पहले भौतिक गुण। हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन, स्वाद रहित और जल में विलेय गैस है। गैसों में हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है। एसटीपी पर हाइड्रोजन गैस का घनत्व 0.09 ग्राम प्रति लीटर होता है। हाइड्रोजन का गलनांक -259.2 डिग्री और क्वथनांक -252.8 डिग्री होता है। हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है परंतु जलने में सहायता नहीं करती। हाइड्रोजन गैस से भरे जार में जलती हुई तीली ले जाने पे तीली बुझ जाती है परंतु हाइड्रोजन नीले लौ के साथ जलने लगती है। तो ये इसका प्रमुख गुण है कि ये जलने में सहायता नहीं करती लेकिन खुद जलने लगती है। उसके बाद आ जाओ रासायनिक गुण। रासायनिक गुण थोड़ा बहुत बता देते हैं। हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन के साथ जलाने पे जब ऑक्सीजन के साथ ये जलाई जाती है हाइड्रोजन तो जल का निर्माण होता है परंतु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को जलाने पे विस्फोट भी होता है। तो विद्युत स्फुलिंग द्वारा भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण स्फुटित किया जा सकता है। तो वाटर कैसे बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। इन दोनों को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे एक तरह से जलाया जाता है तब वाटर बनता है। अब इसकी अधातुओं से क्या क्रिया होती है? क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। ब्रोमीन से क्रिया करके हाइड्रोजन ब्रोमाइड कराती है। सामने रिएक्शन तुम्हारे बहुत ही सिंपल और आसान रिएक्शन है। ब्रोमीन के साथ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाती है जबकि क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश में रिएक्शन हो जाता है। हाइड्रोजन की आयोडीन से क्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में करानी पड़ती है तब हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। उसके अलावा उच्च ताप पर आयरन की उपस्थिति में ये नाइट्रोजन से संयुक्त होकर के अमोनिया गैस बनाती है। उसके अलावा उच्च ताप पे सल्फर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाती है। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है हाइड्रोजन के। रासायनिक गुण इसके बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत ही आसान है। धातु ऑक्साइड से क्रिया करके क्या होता है? धातु को मुक्त कर देती है। गर्म कॉपर ऑक्साइड पे हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कॉपर और जल करता है, यानी ऑक्साइड से रिएक्शन कराया कॉपर के तो कॉपर अलग हो गया और जल बना। हाइड्रोजनीकरण, वनस्पति तेल का में हाइड्रोजन ऐड कराते हैं
निकिल की प्रेजेंस में, तो वो घी में बदल जाती है। तो ये प्रमुख अभिक्रियाएं थी हाइड्रोजन की। बहुत ही सिंपल कंपाउंड है और बहुत ही आसान चैप्टर है ये, जो एग्जाम में आएगा तो बहुत आराम से जो है इसको तैयार करके इस चीजें लिख सकते हो। अब हाइड्रोजन का उपयोग, इसे नोट कर लेना, सारी चीजें ही नोट करनी है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला प्राप्त करने में हाइड्रोजन का उपयोग होता है। उसके अलावा अपचायक में हाइड्रोजन से संयोग ही अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ये ऑक्सीकरण अपचयन में पढ़ा था। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को जलाने पर प्राप्त लौह का ताप बहुत उच्च होता है, इसलिए इसका उपयोग कहाँ करते हैं? काटने, धातुओं को काटने, पिघलाने और जोड़ने में किया जाता है। उसके अलावा प्रमुख उपयोग हाइड्रोजन का क्या है? वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण करके उससे घी बनता है। जो ये रिएक्शन अभी दिखाया, हाइड्रोजनीकरण से वनस्पति घी बन जाता है। उसके अलावा हाइड्रोजन का उपयोग सबसे ज्यादा कहाँ होता है? अमोनिया के निर्माण में होता है। उसके अलावा कृत्रिम पेट्रोल के उत्पादन में होता है और अपचायक वायुमंडल में गुब्बारों में भरने में काम आती है। ये सारे इसके उपयोग हैं। तो सारी चीजें हो गई। हाइड्रोजन की आवर्त श्रेणी में, इस सारणी में स्थिति क्या है, इसकी पूरी विवेचना बताया। उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं भी बहुत आसान, बहुत थोड़ी सी थी। तो सारी चीजें हो गई। अब अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो लिख करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, पूछ लेना। और अभी कुछ पूछना हो तो जो लोग जुड़े हैं वो पूछ सकते हैं। कौन जुड़ा है? अमित कुमार यादव, कुछ पूछना है तुम्हें? ओके, तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लेना। इसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत आराम से तैयार कर लोगे और बहुत अच्छा लिख सकते हो। इसके बाद हम कल जो क्लास लेंगे तो उसमें भारी जल, इसमें दो कंपाउंड पढ़ना है हाइड्रोजन के। एक तो भारी जल जो कि हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, और उसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हम पहले कल भारी जल के बारे में बताएंगे। तो ठीक है, अब टाइम खत्म हो रहा है। तो हाइड्रोजन पे जो चैप्टर पढ़ा बीच बीच में लोग कट भी हो रहे थे, तो हम इसकी रिकॉर्डिंग भेज देंगे, तो पूरा देख लेना।